टेक्स्ट बुक लेके आ। जल्दी आ इधर, उसमें निकाल वर्चुअल मैसेज। हाँ, क्या प्रॉब्लम बोल। जो डेट है ना आपने राइट हैंड साइड में फॉर्मेट में बताया ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में, और जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें भी कुछ चेंजेस है। रिपोर्ट राइटिंग में जो आखिरी फॉर्मेट है ना, लास्ट वाला, वो फॉर्मेट फाइनल है। पहले 3 फॉर्मेट में उसने वो चेंज करना भूल गई, मैडम को बोला भी था मैंने, वो मैडम भी भूल गए। अब देख, इसमें तो डेट है ही नहीं। दिखा फॉर्मेट अपना, प्रिंट दिखा। डेट और टाइम यहाँ पे है ना, आपने दिया हुआ। एक्चुअली मैंने 21 रेफर किया तो 21 तो रेफर ही मत करिए, यहाँ से ये भी उड़ाओ। अच्छा है ही नहीं, जब मेन फॉर्मेट में ही नहीं है तो यहाँ डालने का काम ही नहीं है। कैसे आए कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है यहाँ पे नेम और यहाँ पे सेंडर, यानी रिसीवर और सेंडर, बस। एक वर्चुअल मैसेज का मुझे डाउट था, 21 में सॉल्व कर रहा था, वो एक मुझे समझ में नहीं आया, वो बाद में बताऊँ। हाँ, बाद में बता। जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग में यहाँ ये पे जो फॉर्मेट है, हाँ ये फॉर्मेट ये है फाइनल है। हाँ, और यहाँ पे जैसे कि जिसने हमको इन्फॉर्मेशन दी तो वहाँ पे वो अभी स्टेट बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है, वो CBSE में वो भी सिर्फ उधर वाले यूज़ कर रहे हैं, अच्छा NCIT वाले वो भी यूज़ नहीं कर रहे ये भी नहीं है हैं। यानी जिसको हम बोलते हैं सोर्स, सोर्स हाँ जो न्यूज़ दे रहा है उसका नाम मेंशन करना है, लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, तो स्टेट बोर्ड में वो फॉर्मेट नहीं है, तो वो अभी मत लिखो। ये जो है ना, ये फॉर्मेट ओल्ड है, ये है लेटेस्ट फॉर्मेट, ठीक है। और जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे तो जो पिछले मैम थे तो उन्होंने बताया था कि अलग से इधर एक हमको एक ऐसे बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें जिसका इंटरव्यू का नाम, उसने क्या अचीवमेंट की है और नहीं, वो भी लिखना कोई पड़ेगा। गरज वो नहीं, नहीं है नहीं। बस इंटरव्यू क्वेश्चन डायरेक्ट बस उसमें तुमने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा और उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। जैसे कहाँ दिए हुए वो, बस तुमको किसी का दिया हुआ रहेगा, किसको इंटरव्यू करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करना है, ठीक है। और एक ग्रामर का भी क्वेश्चन था, उसमें क्या था, उसमें एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें बोला था वर्ब आइडेंटिफाई करो और टेंस पहचानो, उसमें 2 टेंस थे। सेंटेंस लेके सेंटेंस मेरे पास गैलरी में भी दिखाना कहाँ है। ये वाला सेंटेंस है। Everyone has had experience and knows the feeling। ये वाला कभी भी काउंट नहीं करेंगे हम। अच्छा हैज़ हैड, हैज़ हैज़ हैड हैड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अगर हमको टेंस चेंज भी करना है तो इसके बेसिस पे करेंगे ना? हाँ, नहीं, टेंस दोनों में चेंज होगा, वो दो मतलब कंपाउंड सेंटेंस है वो, तो कंपाउंड सेंटेंस अगर आया तो दोनों इसमें चेंजेस होंगे। हाँ, 2.5 है ये, राइट। अपने को 2.4 शुरू करना है अभी। हाँ, हैव यू अर्नड योर टुमारो, मीनिंग बहुत गहरा मैसेज है इसमें पोएम में। मतलब वो बोल रहे हैं कि हम जी तो रहे रोज, लेकिन क्या अगला दिन जो आने वाला है ये हमें मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता, जैसे बायजूस किसी ने यूज किया, बायजूस आपने अगर बायजूस यूज किया है तो आपको पता चलेगा कि अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क, वो आपको आगे जाने नहीं देता। गेम्स होते गेम्स, एक स्टेज जब तक पार नहीं होती सेकंड स्टेज पे आप जा नहीं सकते। जस्ट इमेजिन अगर लाइफ भी ऐसी होती, आपको कुछ
टास्क दिए हुए हैं, जब तक आप वो काम नहीं करते तब तक आपको आगे जाने ही नहीं मिलता। जस्ट इमेजिन अगर ऐसी लाइफ होती तो हमारे लाइफ का स्पैन कितना कम होता। मर जाते थे हम। जैसे गेम में 3 चांस मिलती है वैसे आपको भी 3 चांस। अगर उसको और एफिशिएंट बनाना है तो जैसे बोला गया एग्जैक्टली वैसे ही काम करना है। अगर ये नहीं कर रहे आपकी 1 चांस खत्म। ऐसे समझ लो एक सर्टन 1 लाख लाइफ मिले आपको, 2 लाख लाइफ मिली है और आपको वो यूज करना है। और आज आपका काम है कि आपको चुपचाप बैठकर लेक्चर में जो हो रहा है वो सुनना है। कम से कम 50 से 60 चांस तो एक ही दिन में गंवा दे रहे आप, एक ही घंटे में, क्योंकि जो बोला है वो कर ही नहीं रहे आप। तो अगर ये सब चैलेंजेस अगर डेली लाइफ में हमारे आते तो क्या हमको अगला दिन मिलता था? हैव यू अर्नड योर टुमारो? अब बेटा एक बार उधर बोल दो कि कोई आएगा नहीं करके, कोई भी रहो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पोएट है एडगर गेस्ट, इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पोएम लिखी है जिसका मीनिंग बहुत ही डीप है। वर्ड्स सिर्फ पोएम में है, उसका मैसेज समझना बहुत जरूरी है। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास हिज वे? सैकड़ों लोगों के आसपास से तुम गुजरते हो, क्या कोई एक इंसान भी तुम्हारे आसपास से गुजरने की वजह से खुश है? हम तो चलते फिरते लोगों को परेशान कर रहे, राइट? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? क्या कोई एक इंसान भी है जिसे याद है कि आपने उससे बात की हो? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। टॉयलिंग टाइम, जो भी मेहनत आपको करनी थी उस मेहनत का टाइम खत्म हो चुका है, दिन खत्म हो चुका है। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? अब सुबह से रात हो गई, पूरा दिन खत्म हो गया। पूरा दिन खत्म होने के एंड में क्या कोई एक इंसान भी ऐसा है जो आपके बारे में अच्छा बोलेगा? डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? एक ऐसा कोई दोस्त, एक ऐसा कोई इंसान जो दिन भर तुम्हारे साथ था या तुम उसके साथ ट्रैवल कर रहे थे, क्या तुमने उन्हें एक बार भी मुस्कुराकर ग्रीट किया है? और अ churlish sort of howdy and then vanish in the throng. Churlish, हाँ, rude and howdy, क्या तुमने मुस्कुराकर किसी को ग्रीट किया है या एक रूड तरीके से, एक इनफॉर्मल, एक फॉर्मल ग्रीट आपने उसको किया है कि सिर्फ बोलने के लिए बोलना है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है? एंड देन वेनिश इन द थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग मतलब क्राउड। ऐसे स्पेशली ये जो पोएम्स है ना, ये मुंबई साइड के लोगों के लिए लिखी हुई है। हमारे यहाँ ट्रेंड ही नहीं है कि हम पैदल चले। मुंबई में, पुणे में लोगों को इतना पैदल चलना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पे क्या है, डोर स्टेप पे आपको गाड़ी पिक कर रही है, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो उस शॉप के, उस कॉम्प्लेक्स के एकदम सामने गाड़ी पार्क कर रहे हो। आपको जहाँ पे भी जाना है उसके महज 4 या 5 कदम पे आप गाड़ी पार्क कर रहे हो। मुंबई पुणे में ऐसा नहीं है। मुंबई पुणे में कहीं पे भी आप जाओगे तो बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पे ये सिचुएशन है कि आपको 4-5 कदम पे गाड़ी रखना है। पार्किंग कहीं और है, जाना आपको कहीं और है, तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए आपको पैदल ही चलना है। सेकेंड, ये तो होगी प्राइवेट एम्प्लॉयज़। जो आईटी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोगों को गाड़ी का एक्सेस ही नहीं है। उनके घर पे कैब आ रही है, उनको घर पे कैब छोड़ रही है। अब ऑफिस में उन्हें कहीं पे भी अगर जाना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, वॉकिंग। सेकेंड, रेलवे स्टेशंस, जो रोज यहां से वहां कम्यूट कर रहे हैं लोकल ट्रेन्स में,
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रेन पे अगर रेलवे स्टेशन पे आप गाड़ी पार्क भी कर रहे हो तो पार्किंग बहुत दूर है, फिर वही जीने चढ़ के जाओ, जीने चढ़ के उतरो, फिर जहाँ डेस्टिनेशन पे जा रहे हो वहीं पे सेम जीने चढ़ के जाओ, जीने चढ़ के उतरो। तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्या कोई एक इंसान जो आपके पास से गुजरा हो या जो आपके साथ साथ ट्रैवल कर रहा हो, क्या उसे आपने मुस्कुरा कर ग्रीट किया है या ऐसी फॉर्मली आपने उसको बोल दिया है कि भाई हाँ गुड मॉर्निंग, और फिर गर्दी में आप गायब हो गए। गर्दी में मतलब जो भी जहाँ पे भी आपको जाना है काम करने के लिए, उस गर्दी में आप गायब हो गए। वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे। क्या जब भी आप ट्रैवल कर रहे थे और जहाँ पे भी आपको जाना है उस दौरान आप सेल्फिश रहे? सेल्फिश मतलब काम के लिए बात कर ली, नई काम है तो बात नहीं की। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। या कुछ ऐसा है कि कोई इंसान आपको ग्रेटफुल है। माइटी ग्रेटफुल मतलब, अच्छा ग्रेटफुल मतलब क्या होता है? थैंकफुल। माइटी मतलब ग्रेटली। क्या कोई इंसान है जो ग्रेटली थैंकफुल है आपको, आपके लिए जो आपने उसको किया है? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की मदद ही कर दी हमने। मुझे पता है कि मेरी मॉम के पैरों में प्रॉब्लम है, उनके लिए चलना पॉसिबल नहीं है ज़्यादा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं नहीं होता हूँ साथ में एंड शी हैज़ टू गो समवेयर, तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग उनकी मदद कर देते हैं। कहीं बाइक पे छोड़ दिया जहाँ पे जाना है। इवन मतलब इफ आई एम नॉट देयर स्टिल समवन इज गोइंग टू बी देयर, बट ही माइट नॉट प्रूव दैट हेल्पफुल टू माई मदर एज आई एम। तो ऐसे टाइम पे बाहर के बहुत सारे लोग मदद कर देते हैं। इवन मेरी एक आदत है, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ कोई लिफ्ट मांग लेता है, मैं तो सिंगल सीट जा रहा हूँ, कोई रास्ते में कोई बूढ़ा आदमी है, कोई यंग भी होगा जो लिफ्ट मांग लेता है, मैं उसे दे देता हूँ। अपना क्या जा रहा है, क्या लूट के ले जाएगा अपने पास से, कुछ है ही नहीं, मैं मदद कर देता हूँ। तो ऐसे क्या एक इंसान भी है जो आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि इस इंसान को मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए आज एक अच्छा काम किया है? कैन यू से टुनाइट, अरे यार क्या हुआ? कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट्स स्लीपिंग फास्ट दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। अब ये जो दिन खत्म हो गया है, आज रात, क्या आप किसी के बारे में बोल सकते हो कि इतने लोगों के साथ आप गुजरे हो, आज इतने लोगों के आसपास से गुजरे हो, क्या एक इंसान को भी आपने मदद की है? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड। पूरा दिन खत्म हो गया, क्या पूरी दुनिया में एक इंसान भी ऐसा होगा जो आपकी वजह से खुश होगा क्योंकि आपने उनसे कुछ किया है, आपने उनके लिए कुछ किया है या आपने उन्हें कुछ कहा है? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? क्या कोई एक इंसान भी है जिसने अपनी लाइफ में उम्मीदें खो चुकी थी और सिर्फ आपके बात करने की वजह से या आपके कोई काम की वजह से अब वो अपना सर गर्व से उठाकर चल रहा है? ये तो संभव ही नहीं है। हमारे खुद के इतने वांदे, हम लोगों की क्या मदद करेंगे? तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगी, बट छोटी छोटी मदद है जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं। Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? क्या आपने आपका आज का जो दिन था वो बर्बाद कर दिया या खो दिया, या फिर आपने उसे एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेंड किया? सॉरली मतलब वेल स्पेंट तो हो गया। सॉरली का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ग्रेटली। सॉरली मतलब एक्सट्रीमली, ग्रेटली, सीरियसली। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिस्कंटेंट? ट्रेल मतलब भी निशानी होती है, और स्कार मतलब भी क्या होता है? ये होता है दाग। कभी फेस पे पिंपल्स आते, वो पिंपल्स तो चले जाते लेकिन उसका दाग रह जाता बहुत बार, दैट इज कॉल्ड एज अ
स्कार। कभी हाथ पे, एल्बो पे, नीज पे चोट लग जाती, गाड़ी चला रहे थे, या तो खुद गिर गए या सामने वाले को गिरा दिया, घुटने फूट जाते हैं, वो स्किन तो हील हो जाती लेकिन उसका दाग रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ। तो क्या आपने आज का जो दिन स्पेंड किया है इसमें आपने एक काइंडनेस की ट्रेल पीछे छोड़ी है या डिसकंटेंट का एक स्कार आपने छोड़ा है? डिसकंटेंट, अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड एज डिसकंटेंट। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? क्या आज रात अब जब सोने वाले हैं तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि भगवान आपके सपने में आएंगे और बोलेंगे कि तुमने आज जो किया है उसकी वजह से एक और दिन मैं तुम्हें दे रहा हूं? जाहिर सी बात है 0.0001% और भी आगे शायद इतने परसेंट लोग भी नहीं होंगे पूरी दुनिया में जो ये सब बातें सोचता होगा। लेकिन राइटर की नीयत अच्छी थी, उसने कोशिश की कि भाई मैं लोगों को सुधारूं। आज शायद वो जिंदा है, मर गए, दिया है शायद, मर गए, अरे बाप रे 1957। आज कहीं वो ऊपर देख के सोच रहे होंगे तो उन्हें लगा होगा मैंने वेस्ट कर दिया, ये पोएम लिख के टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, राइट? क्योंकि लोग सुधर ही नहीं रहे। एक पर्सपेक्टिव तो है डेफिनेटली। मैं तो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ पोएम्स होनी चाहिए, चैप्टर होने ही नहीं चाहिए। चैप्टर वेस्ट ऑफ टाइम है। पोएम्स ऐसी है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है। एंड आफ्टर ऑल इट इज said you can only take the horse to the lake, you can't force him to drink water. कितने लोगों को मीनिंग पता है इस फ्रेज का? सेम हैंड्स, वही पुराने हाथ, कुछ भी नया नहीं देखने को मिल रहा है, वही सेम हैंड्स, वही गिनती के 8-9 लोग, 10 लोग, ठीक है। हाँ, स्लम्बर मीन्स नींद, स्लीप। 10th में शायद आप लोगों को पोयम होगी एक, 9th में अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, सीबीएसई वालों को, हाँ। नाउ अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग पोयम। इसका मीनिंग शायद आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जब मैंने ये पोएम फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो इट टच्ड मी, बहुत दिल के करीब छू लिया था इस पोएम ने मुझे, और तब से मुझे ये पोएम बहुत पसंद है, फादर रिटर्निंग होम। दिस इज स्पेशली ए पोएम फॉर द मुंबईकर्स। दिलीप चित्रे, ये जो है ये एक मराठी, दिलीप चित्रे ये एक मराठी पोएट है एक्चुअली, और बहुत ही पॉपुलर थे ये, ठीक है। माई फादर ट्रेवल्स ऑन अ लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। कम्यूटर्स जो रोज ट्रैवल करते हैं उनको बोलते कम्यूटर, नहीं ट्रैवलर्स अलग हो गए। ट्रैवलर्स मतलब मुझे हिमाचल जाना है, मुझे कश्मीर जाना है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ कम्यूटर। कम्यूटर्स मतलब जो रोज एक जगह जाते हैं वहां से वापस आते हैं, अप डाउन करने वाले, है ना। तो मेरे पिताजी भी ऐसे हैं जो लेट इवनिंग ट्रेन लेकर घर वापस आते हैं, स्टैंडिंग अमंग द साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। येलो लाइट, हाँ करेक्ट। और आज भी जो रेल ट्रैक्स जो यहाँ पे भी होती है वहाँ पे आज भी येलो लाइट रहता है, ठीक है। कहीं पे भी आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ कभी भी व्हाइट लाइट नहीं रहता है। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। सबर्ब्स, सब अर्बन एरिया। आप अगर मुंबई जाओगे, कोई लोकल ट्रेन में बैठा है? जो लोकल ट्रेन में बैठे आपको कभी भी
मैक्सिमम टाइम उस रेलवे ट्रैक के आसपास सब सबर्बन एरियाज ही दिखेगी, डेवलप्ड एरिया नहीं दिखेगी। हिज अनसिंग आइज, अनसिंग आइज मतलब हाँ, वो आदमी लटका हुआ है बीच में और उसकी आंखें बंद है, आसपास वो कुछ भी देख। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, सॉगी गीले नहीं होते, ड्रेंच नहीं है, बट वो पसीने से पूरे मॉइस्ट हो चुके हैं। हाँ, स्वेटी बोल सकते, दाग रहते ना, वो पसीने के दाग आ जाते हैं या सिलवटें आ जाती है ऐसे। एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स। यू थर्ड बेंच, स्टेन्ड का मीनिंग क्या होता है बॉस? दाग, स्टेन मतलब दाग। तो उसके मेरे पिताजी का जो ब्लैक रेनकोट है, इट इज स्टेन्ड विथ मड, मतलब उसमें मिट्टी के दाग लगे हैं। एंड हिज बुक सॉरी हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स, स्टफ्ड इज फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग अपार्ट मतलब उनके शोल्डर से वो नीचे सरकता जा रहा है। हिज आईज डीम्ड बाय एज, डीम्ड हाँ, उनकी विजन जो है वो थोड़ी कमजोर हो चुकी है। बाय एज, फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, फेड होमवर्ड मतलब हाँ, वो घर की तरफ आ रहे हैं इन ए ह्यूमिड मॉनसून नाइट। ये ह्यूमिड वर्ड से हमको समझ में आता है कि स्पेशली मुंबई का इलाका है, जहाँ पे मुंबई में सबसे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। मॉनसून नाइट, बारिश का सीजन होगा उस वक्त पोएम लिखी होगी, और नाइट का समय इसलिए वहाँ पे नाइट लिखा हुआ है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ कि वो ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, बहुत बड़े सेंटेंस में से जैसे एक वर्ड हम बाहर निकाल लेते हैं, इस तरह से वो एक बड़ी ट्रेन में से बाहर निकलते हुए मुझे नजर। इमेजिनेशन आप देखो किस चीज से कंपेयर कर रहा है राइटर, खतरनाक। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, ग्रे प्लेटफॉर्म यहाँ पे उन्होंने सीमेंट लिख दिया। मुझे ऐसा लगता है ना कि प्लेटफॉर्म की जो रेलिंग्स है वो हमेशा ग्रे कलर की रहती है। कभी भी देख लेना, जो रेलिंग्स होती है स्टेयरकेस की, वो हमेशा पूरे इंडिया में वो कौन से कलर की है? ग्रे कलर की है। और वो सीमेंट भी यूज किया तो सीमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रे कलर में ही दिखेगा, इसलिए उन्होंने वहां पे ग्रे बोल दिया है। लेकिन ओरिजिनली वो वहां पे क्या सजेस्ट कर रहे हैं? हियर ग्रे सजेस्ट ओल्ड एज, डलनेस, सॉर्डिडनेस ऑफ अ फादर्स लाइफ। उनके लाइफ में जो अकेलापन है वो अकेलेपन को ये सब दर्शा रहे हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन, हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। क्योंकि हमको यहाँ पे बोला है मॉनसून नाइट, तो कीचड़ होगा, कीचड़ की वजह से उसकी जो चप्पल्स है पिताजी की वो मड से स्टिकी हो चुकी है। रेनकोट वर्ड आया, उस पे से भी समझ रहा है कि रेनी सीजन है, उस पे भी मिट्टी के दाग लगे हुए हैं। बट ही हरीज ऑनवर्ड, सारे प्रॉब्लम्स हैं, थक चुके हैं, बर्डन है शोल्डर पे, रेनकोट पे दाग है। बॉस आखिरी के 3-4 दिन बाकी है, मत करो। तो ये सब परेशानियां हैं उनके लाइफ में, फिर भी वो घर की तरफ आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, वीक टी जो टेस्टी नहीं है, कैसे तो भी बनाई हुई है। ईटिंग स्टेल चपाती, स्टेल चपाती मतलब बासी, मतलब सुबह की रात में नहीं खा रहे, लेकिन हाँ ठंडी हुई हुई।
पापा लेट आते हैं, वो टाइम पे फ्रेश बना के देने वाला कोई नहीं। रीडिंग अ बुक, ये देखो ये सिचुएशन है। 90% ऑफ द पीपल इन मुंबई इस तरह की लाइफ जी रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, किसी फैमिली के पास अगर 2 करोड़ रुपए है तो अकोला में वो लेविश लाइफ जीता है। मुंबई पुणे में आपके पास 4-5 करोड़ भी है तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, क्योंकि उनको पता है कि उनके एक्सपेंडिचर उसके हिसाब से है। सो दैट इज द डिफरेंस। अगर कोई विलेज में आप रह रहे, आपके पास 20-25 लाख भी है तो आप पूरा उधम कर लेते। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस होता है। he goes into the toilet to contemplate. वो वॉशरूम जा रहे हैं, वहां पे वो सोचते हैं। contemplate मतलब डीप थिंकिंग। man's estrangement from a man-made world. man's estrangement from a man-made world मतलब इसका मीनिंग समझना कुछ जरूरी। इंसान नहीं, estrangement मतलब एलियनेशन मतलब हाँ अलग हो जाना। लेकिन मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन-मेड वर्ल्ड, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया जो इंसान ने अपने कंफर्ट के लिए बनाई थी, उसी कंफर्ट जोन से वो खुद बाहर होता जा रहा है। बहुत सालों पहले इंडिया में जॉइंट फैमिली का एक ट्रेंड था। आज भी पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे आप लोग, स्पेशली हमारी जो मारवाड़ी फैमिलीज है, मारवाड़ी फैमिलीज में आज भी बहुत सारी फैमिलीज आपको मिलेगी जो साथ में ही रह रही है। मेरी खुद की फैमिली जॉइंट फैमिली, और कोई है जॉइंट फैमिली में? बहुत लोग हैं। सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, ये 3 फैमिलीज समाज ऐसे हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली का कल्चर है। समझ लो पहले जॉइंट फैमिली क्या है। जॉइंट फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहाँ किचन एक ही है। आप अगर एक ही बिल्डिंग में सब अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग फैमिलीज रह रही हो, वो जॉइंट फैमिली नहीं है। अब कितने लोग हैं ऐसे? हाँ अच्छा, उतने हैं फिर भी, वेरी गुड। एक फैमिली जिसमें 12-15 लोग साथ में रह रहे हैं और किचन एक ही है, दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट फैमिली। एक बिल्डिंग में आपके चाचा फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, दूसरे चाचा सेकंड पे रह रहे हैं, आप फर्स्ट पे रह रहे हैं, आपके किचन अलग है, और आप एक ही बिल्डिंग में 12-15 लोग रह रहे हो, दैट इज नॉट अ जॉइंट फैमिली। तो उसको आप मिसलीड मत करना किसी को। तो इंसान ने सोचा कि जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम आता है, वो लोग अलग होना शुरू हो गए। अब जब वो अलग होना शुरू हो गए, तो जब मुझे प्रॉब्लम है जॉइंट फैमिली से, मैं अलग हो गया। अब मैं अलग हो गया तो मेरे बच्चे मुझसे अलग हो रहे हैं। मैं मेरे चाचा चाची की वजह से अलग हुआ, मेरे बच्चे मुझसे ही अलग हो जा रहे हैं। तो ऐसे एक इंसान ने जो अपने लिए समाज बनाया था, वो खुद उससे दूर होता जा रहा है, खुद की मर्जी से नहीं। ही इज फोर्स्ड नाउ, क्योंकि उसके खुद के बच्चे उससे बात नहीं कर रहे। कितने प्रतिशत लोग हैं आपके, आप जो सीटिंग में हो, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पिताजी से दिन में 10 मिनट भी शांति से बैठ के बात करते होंगे? मैं 10 मिनट बात करने की बात कर रहा हूँ, सवाल जवाब करने की बात नहीं कर रहा हूँ। वेरी गुड। नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को। नहीं, नॉर्मली बात। हाँ, आपके पिताजी आपसे कुछ पूछ रहे और आप उनको जवाब दे रहे, या आपके पिताजी को आप कुछ बोल रहे वो जवाब दे रहे, ये बात नहीं है। तो ये आपने जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया, ये बहुत बड़ा नंबर है। मुझे बहुत खुशी है अगर आप ये कर रहे हो, और ये आगे कंटिन्यू रखना, क्योंकि आप तो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। तुम बेटा 2-2 मिनट में लोकसभा का चैनल क्यों बना देते रहे क्लास को? हाँ,
Coming out, he trembles. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands, a few droplets cling to the graying hair on his wrist. जब वो वॉशरूम से बाहर आते हैं तो सिंक पे जब वो आते हैं हाथ धोने के लिए, उनके हाथ पैर थर थर कांपते हैं. द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, उनके हाथ पे से जो कोल्ड वाटर बह रहा है उसके कुछ ड्रॉपलेट्स उनके ग्रे हेयर्स पे लटकते रहते. क्लिंग करना मतलब आप भी जब हाथ धोंगे तो आपके हाथों पे से कुछ बूंद गिरते रहते हैं, वो सिचुएशन है. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. Sullen, bad tempered, जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो उनके बच्चे जो है उनसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. He will now go to sleep listening to the static on the radio. Static which cannot be changed. Static मतलब जो बज रहा है वो बज रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको सुनते सुनते वो सोने वाले है. ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन, वो अपने पूर्वजों के बारे में सोच रहा है कि वो कितने अच्छे थे, या वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोच रहा है कि वो कब आएंगे और कब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे. थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास. नोमैड्स बंजारे लोग, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं होता, वो सिर्फ भटकते रहते हैं, कहीं पे भी उनके पास परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता है. तो उस बारे में सोचता है कि कैसे वो लोग सब कॉन्टिनेंट्स में आ गए. सब कॉन्टिनेंट मतलब सब कॉन्टिनेंट मतलब हमारा जो इलाका है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया, दुबई, एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स हो गए, एक कॉन्टिनेंट से टूटकर. मतलब आप अगर देखोगे तो रशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है, अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है. तो ऐसे एशिया ये एक परमानेंट इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट कभी नहीं था, ये दूसरे से अलग होकर एशिया बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. थ्रू द नैरो पास, किसी नैरो चैनल से, जैसे वास्को डी गामा आए थे, अलेक्जेंडर आया था, ऐसे ये आए और फिर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकते रहे और फिर उसके बारे में वो सोचते रहे. क्या हुआ? कोई डाउट है? पक्का? सो दिस इज द पोएम फादर रिटर्निंग. समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कल क्लास नहीं होगा हमारा, फ्राइडे को आपका पेपर है 80 मार्क्स का, एंड ऑन मंडे वी कंटिन्यू विद द रिमेनिंग 2 पोएम्स एंड ऑन ट्यूसडे विद द रिमेनिंग लास्ट पोएम. और उसके एक दिन बाद मैं आपको वो समरी दे दूंगा राइटिंग स्किल के 4 टॉपिक की जो आपको लिखना है, एंड देन वी आर डन विद द सिलेबस एंड द कोचिंग. उसके बाद आपको कुछ भी डाउट रहा तो आपके पास 10 तारीख तक का टाइम है. 10 तारीख के बाद मैं आपको अवेलेबल नहीं रहूँगा क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ. फिर आपकी एग्जाम जब तक है तब तक मैं डायरेक्ट 26 तारीख को आने वाला, 25 तारीख को अकोला. तो आपको अगर कोई भी डाउट होगा वो डाउट आपको 10 तारीख तक ही क्लियर करना है. समझ में आ रहा है ना जी? बिल्कुल कर सकते, लेकिन जहां पे मैं जा रहा हूं वहां नेटवर्क नहीं होगा. आई विल बी इन कश्मीर, तो वहां पे नेटवर्क है ही नहीं. 10 तारीख तक तुम कौन से भी टाइम पे टेक्स्ट कर सकते. 9028 127 034